चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम डॉक्टर महकार सिंह है, आपका न्यूट्रिशन एडवाइजर। और फ्रेंड्स, हम जो बात करते हैं हर फ्राइडे को बात करते हैं हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और न्यूट्रिशन में और आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सीखते हैं, पढ़ते हैं। और उनको ही जो मैंने सीखा है, मैं कोशिश करता हूँ आप तक उसको पहुंचाने की। तो आप जो है राइट डाउन जरूर करें उस चीज को, क्योंकि इसको लेने के लिए मुझे कई महीने कई साल लगे थे। ठीक है, तो आपको ये मिल रहा है तो बहुत ऊपर वाले की जो है कृपा है। ठीक है, चलिए। ओके। बात करते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की। और आज के टाइम में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आ रहे हैं। और बहुत सारी बीमारियां हैं। जैसे अभी तो मौसम चेंज हो रहा है, खांसी जुकाम बुखार तो हो ही रहा होगा। आप देख भी रहे होंगे थोड़ा सा। बड़ों में तो है ही है, लेकिन बच्चों में बहुत ज्यादा है। और बच्चों में कुछ एक फ्लू चल रहा है, हो सकता है वो कोविड भी हो सकता है कुछ और भी हो। लेकिन बहुत ज्यादा जो है बच्चों में ये प्रॉब्लम्स चल रही है, वायरल कफ की। ठीक है, तो और वो बहुत मुश्किल से ठीक हो रही है। उसमें चेस्ट जो है इतनी खतरनाक तरीके से कंजेस्टेड हो रही है कि उसमें लगभग 14 से 15 दिन लग जाते हैं ठीक होने में। तो ये मैं हर बार जब भी हेल्थ सेशन करता हूं तो मैं जरूर बताता हूं आपको कि अभी जो टाइम चल रहा है वो बहुत सीरियस टाइम चल रहा है, खतरनाक टाइम चल रहा है। बीमारियां बहुत नई नई आ रही हैं। तो ये उसी का ही एक रूप है कि छोटे बच्चों में ये डिजीज आ रही है ना। तो अभी बहुत सारे बच्चे के साथ साथ और बहुत सारी बीमारियां भी आपको देखने को मिलेंगी। अब वो बीमारियां क्या होंगी का तो कुदरत को पता है, हमें तो नहीं पता है। लेकिन हम उससे बचाने के तरीके ढूंढ सकते हैं, और उसी के लिए मैं इस सेशन को करता हूं। और मेरा मेन मकसद रहता है कि आप में से एक बंदा भी अगर इस सेशन को सीरियस लेकर के सीख ले, तो वो अपने परिवार को तो एक अच्छी लाइफ दे ही सकता है। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की आज बात करेंगे हम, व्हेन आवर लाइफस्टाइल गेट्स डिस्टर्ब। यानी कि आज के टाइम में हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है, डिस्टर्ब हो चुकी है। और इसी वजह से बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं। लाइफस्टाइल में क्या होता है? लाइफस्टाइल में सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसे हम आयुर्वेद में कहते हैं, ठीक है, आपकी दिनचर्या। सबसे पहले दिनचर्या आती है, फिर ऋतुचर्या आती है, फिर उसके बाद खान पान आते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो आयुर्वेद आपको यही चीजें सिखाता है कि आप किस तरीके से अपनी जो दिनचर्या है उसको किस तरीके से आप सोएं, किस तरीके से आप उठें, किस तरीके से आप ब्रश करें, किस तरीके से आप खाना खाएं, किस तरीके से आप पानी पिएं। ठीक है, वो सारी चीजें आयुर्वेद आपको सिखाता है। तो दोस्तों, अगर हम आप उन चीजों को नहीं कर सकते तो खराब भी ना करें। ठीक है, तो लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीजें हैं। तो लाइफस्टाइल में सबसे जो मेन कॉमन बीमारी आज आ रही हैं वो तीन चीजें आ रही हैं: मोटापा, शुगर और बीपी। चौथी बीमारी जो आ रही है वो आ रही है आपकी रीढ़ की हड्डी जो है कर्व हो रही है। आपका जो पोस्चर है, आपकी रीढ़ की हड्डी या आपका कंधा एक तरफ झुक गया है, कंधे में सर्वाइकल का पेन होना शुरू हो गया है, आपके पैरों में दर्द होना शुरू हो गया है, आपके हिप जॉइंट में दर्द होना शुरू हो गया है, या आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर दर्द होना शुरू हो गया, तो ये भी एक लाइफस्टाइल डिजीज है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली हम मोबाइल को अगर देखें तो मोबाइल को लगभग अगर 6-7 घंटे भी हम देखते हैं तो हमारी गर्दन नीचे को ही रहती है ना। तो ये भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। और लेकिन आज मैं इसके बारे में ना बात करके, इसके बारे में हमने बात पहले भी की है, लेकिन आज में जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, ओबिसिटी, मोटापा। मोटापा सबसे बड़ी बीमारी के रूप में उभर रहा है। और मोटापा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मोटापे को ठीक करने की एक तरीका है। ठीक है, और आपने देखा होगा नॉर्मली, अगर अपनी बात करूं तो मेरा जो रूटीन है, तो मैं सुबह ही 9 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक क्लिनिक पे रहता हूँ, 5 या 6 बजे तक क्लिनिक पे रहता हूँ और बैठा रहता हूँ। ठीक है, अगर मेरा रूटीन देखे तो इसका मतलब मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाना चाहिए था, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको मेंटेन किया है। कैसे मेंटेन किया है, थोड़ा सा आप इसको जरूर ऐड कर लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आप जो है बहुत सारे जो है डाइट पे जाएं, बहुत सारे आप जो हैं
खाना छोड़ दें, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करें, जरूरी नहीं होता है मोटापे को कंट्रोल करना कि ये सारी काम करें। कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा मोटापे के साथ साथ। और मोटापा एक बीमारी नहीं है। मोटापा जो है बीमारियों का जो है एक दरवाजा खोलने वाला रास्ता है। और बहुत सारी बीमारियां इससे आती हैं, चाहे उसमें डायबिटीज हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, ठीक है, या कैंसर हो, है ना। आयुर्वेद के अंदर इसको जो है मोटापे को सिंपल सा फैट, जो डिपॉजिट टिश्यू होते हैं उनके द्वारा लिया गया है, इसको कहते हैं मैदा। ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर मैदा इकट्ठा होता चला जाता है, हमारे फैट टिश्यू जो होते हैं उनके अंदर मैदा इकट्ठा होता चला जाता है, और ये हम फैट बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है। ये कहाँ पर होता है? ये हिप से थोड़ा सा पेट की जो मसल्स होती हैं वहां पर इसकी जगह होती है इस मैदे की, और यहाँ पर ये इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारा जब शरीर इस मैदे को नहीं खाता है, या हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम, हमारा जो खाना पचाने वाला सिस्टम है सही तरीके से नहीं पचाता है, और वो उसको खाने को मैदे में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, फैट में कन्वर्ट कर देता है, वो ही हमारे आसपास जो पेट के आसपास वाली जगह है, हमारे हिप से ऊपर के वाली जगह है, ठीक है, तो वहां पर इकट्ठा टिश्यूज होने शुरू हो जाते हैं, फैट टिश्यूज इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। इसी को हम सही मायने में नॉर्मली, ठीक है, मोटापा कहते हैं, है ना। और ये बीमारी सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है इसका आईएसडी का, ठीक है, हार्ट डिजीज का। और इसी कारण से हार्ट डिजीज होती है, ठीक है। कोज क्या है? नॉर्मली जेनेटिक्स हैं, ज्यादातर जीन्स के अंदर होते हैं, कुछ बिहेवियर लोगों के इस तरीके से होते हैं। और सबसे बड़ा जो आज का कारण है वो मेटाबॉलिक सिस्टम या हार्मोनल चेंजेस, ठीक है। मेटाबॉलिक, आप खाने को किस तरीके से पचा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपका इसमें लीवर और अमाशय। लीवर और अमाशय को अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसको एक ऐसा खाना दे सकते हैं जिससे उसका मेटाबॉलिक सिस्टम ठीक हो जाए, जिससे वो खाने को अच्छे तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, तो आपका फैट अपने आप ही रिड्यूज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसमें मेन क्या करना है आपको? इसमें मेन कैलोरी का है, ठीक है, आप कितनी कैलोरी लेते हैं और कितनी बर्न करते हैं, ठीक है, तो इसके आधार पे ही हमारा फैट रिलीज होता है या फैट बढ़ता है। लाइफस्टाइल चेंजेस, नॉर्मली क्या होता है कि हमारी जो खाने का सिस्टम है अनहेल्दी, राइट, है ना। तो हमारी खाने की सिस्टम ही गड़बड़ है, हम फ्रूट्स नहीं खाते हैं, हम वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, ठीक है, हम टोटली फास्ट फूड पे आ जाते हैं, हाई कैलोरी बेवरेज लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा पीते हैं, या बहुत ज्यादा मीठी वाली जो चीजें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा कारण है इसका। और जितना फास्ट फूड है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है इसका। एक और कारण है, जब भी आप फैट कंट्रोल करने की कोशिश करें, जब भी आप फैट को कंट्रोल करें, तो उसमें देखें कि हमारा जो खाना है, कई बार हम सुबह ही ना चाय के साथ बिस्किट ले लेते हैं, नमकीन ले लेते हैं, या कहीं पर भी जाते हैं तो बिस्किट्स ले लेते हैं। तो आप कहते हैं कि बिस्किट्स जो है उसमें इतना मीठा नहीं था, ठीक है, लेकिन बिस्किट्स भी खतरनाक है, नमकीन खतरनाक है, क्योंकि उसके अंदर जो फैट्स हैं, उसके अंदर जो फैट्स हैं वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हैं, और वही कैलोरी आप बहुत ज्यादा रूप में कैलोरी लेते हैं उसमें, ठीक है। फिर लिक्विड कैलोरी, है ना, लिक्विड कैलोरी ले लेते हैं, बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, बहुत सारी ऐसी जो बेवरेज होते हैं उनको हम, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह ज्यादा यूज करते हैं, है ना जी। दूसरा इनएक्टिविटी, ठीक है, मतलब आप जो है एक्टिव नहीं हो अपनी लाइफ के अंदर, सुबह लेट उठते हो, लेजी हो, है ना, कोई भी काम बहुत आराम आराम से करते हो, तो इसको हमारे आयुर्वेद के अंदर जो है कफ प्रवृत्ति का माना गया है। तो कफ प्रवृत्ति का जो बंदा होता है वो इनएक्टिव होता है, और जरूरी नहीं है कि कफ से आप वात में नहीं आ सकते, वात से पित्त में नहीं आ सकते, या तीनों को बैलेंस नहीं कर सकते, कर सकते हो। आयुर्वेद कहता है आप तीनों को बैलेंस करते हो, आपको दोष नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है, रूटीन एक्टिविटीज बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है।
बहुत लंबे टाइम तक बहुत सारे लोग जो है कंप्यूटर, टैबलेट्स या फोन्स पे बैठे रहते हैं, स्क्रीन्स पे बैठे रहते हैं, उसकी वजह से भी वेट बहुत ज्यादा गेन होता है। ओवर ईटिंग, बहुत ज्यादा लोग जो हैं खाते ही रहते हैं, है ना। शादी में गए तो भाई लिफाफे में इतना दिया है, उससे ज्यादा तो खा के देख लूं, है ना। अभी मैं कुछ शादियों में गया तो वहां पर रात में देखा कि बस इस तरीके से होता है कि शुरुआत जहां से शुरू की थी, अब पूरे पंडाल में को घूम के 3 घंटे हो गए बंदे को खाते खाते। ठीक है, कि आज के बाद तो शायद मिलेगा ही नहीं, है ना। फूड हैबिट गलत है ना। तो कभी भी जो है आप अपने शरीर के लिए खाइए, अपनी जीभ के लिए मत खाइए, है ना। ओवर ईटिंग एंड इरेगुलर फूड हैबिट्स को ध्यान रखिए। दिन में सोना बहुत खतरनाक है इसमें। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जरूरी मेन चीज क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में यही है कि हम जो है बार 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 बिना बात का खाते रहते हैं, है ना। दावत, आज जो है ये हो गया तो दावत कर लो, है ना। आज ये हो गया तो दावत कर लो, है ना। तो ये दावतें जो हैं ये आपकी जीभ के लिए थी, लेकिन सबसे ज्यादा भुगतनी किसको पड़ी? जी, आपके पेट को भुगतनी पड़ती है। ठीक है, चलिए इसका सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चले आपको कि हाँ जो है मुझे मोटापे से रिलेटेड बीमारी हो गई है। आपकी जो ब्रेथलेसनेस, इवन ऑफ लिटिल, मतलब आप जब एक्सहेल करते हो और इनहेल करते हो, ठीक है, वो शॉर्ट होती है बहुत। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी करते हुए आपको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपका जो है कोई भी काम जब आप करते हो तो उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है आपको। परफ्यूज स्वेटिंग विद फुल बॉडी, है ना। तो ये भी एक बहुत मेन चीज है कि स्वेटिंग आपके शरीर के अंदर आनी शुरू हो जाती है। और गंध युक्त पसीना जिसको हम कहते हैं। ठीक है, आप बहुत ज्यादा भूख आपको लगती है, बार बार खाने को मन करता है आपका। ठीक है, आप टायर्डनेस महसूस करते हो। ठीक है, आपको नींद ज्यादा आती है, ज्यादा ज्यादा का मतलब ज्यादा। ठीक है, तो अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो आपके सिम्टम्स आ रहे हैं कि आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर फैट एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया है ना। तो आपकी बॉडी उसके हिसाब से आपको कंट्रोल करिए। अच्छा, इसका सबसे बड़ा एक और कारण है, अभी मैं बुक पढ़ भी रहा था और इसमें मैंने यूट्यूब पे इस पे डाला भी था। ठीक है, तो यूट्यूब पे मैंने वो जो वीडियो डाली है कि आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है, उसमें एक सबसे बड़ा कारण बताया है शुगर वाली, जब वीडियो आप देखेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ा कारण प्री डायबिटिक का यही है। ठीक है, ये जितने भी लोग होते हैं प्री डायबिटिक होते हैं, इनका अगर 3 महीने का आप ब्लड टेस्ट कराइए तो इसमें कभी ना कभी जो इनका HbA1c है वो बढ़ा हुआ ही मिलेगा। ठीक है, तो डायग्नोस कैसे करें ओवरवेट है या ओबिसिटी में है? ओवरवेट एंड ओबिसिटी मैंने कई बार आपको सिखा दिया भी है, लेकिन फिर आज भी बता देता हूँ। बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI निकालना होता है आपको अपनी बॉडी का। और अगर आप BMI निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? किलोग्राम डिवाइड बाय द स्क्वायर ऑफ हिज या हर हाइट इन मीटर्स में, यानी किलोग्राम बटे मीटर स्क्वायर। अगर किसी का जो हेल्दी, अगर नॉर्मल BMI की बात करें तो 18.5 है, यानी कि किसी का बॉडी वेट अगर 80 kg है और उसकी हाइट 180 है, 180 है। मान लीजिए किसी का किसी की जो हाइट है 185 है, 180 सॉरी 85 वेट है उसका, और हाइट जो है उसकी 179 है। ठीक है, 85 वेट है। ठीक है, और अगर इसको हम भाग देते हैं काहे से, 180, 180 या हाँ 180 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, तो 1.79 मीटर हो जाएगा, या 1.8 मीटर हो जाएगा। 1.8 इंटू 1.8, यानी कि 1.80 गुना 1.80, ये आएगा 3.24। तो 3.24 को हमने क्या करना है, उसका वेट है 85, 85 भाग 3.4 था ना जी।
तो उसकी बीएमआई निकल के आई 25। ठीक है, आप अपनी भी बीएमआई इसी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, आप सब अपनी बीएमआई निकाल करके चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका वजन कितना होना चाहिए, एक तो आप अपना वजन लिख दीजिए। ठीक है, और वजन लिखने के बाद, ठीक है, उसके बाद मीटर स्क्वायर में, यानी कि अगर 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट है तो 1.75 मीटर में हो जाएगी। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.75 मीटर हो जाएगी। तो 1.75 गुना 1.75, क्योंकि स्क्वायर में है ना, तो 1.75 गुना 1.75, यानी कि इसका आ गया 3। ठीक है, तो 3 से आपको भाग देना है 85 केजी को या 80 केजी को, जो भी आपका वेट है। ठीक है, तो आपकी बीएमआई निकल के आ जाएगी, बड़े आसानी से आप बीएमआई निकाल सकते हैं। तो हेल्दी एंड नॉर्मल बीएमआई होनी चाहिए 18.5 से लेके 24.9 तक, और ओवरवेट में 25 से 29.9 तक होनी चाहिए, और ओबिसिटी में 30 से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करेंगे हम। जी, ये आपने निकाल दी। ठीक है, एक बहुत सिंपल सा फार्मूला इसमें नहीं लिखा हुआ, मैं बता देता हूं। अगर किसी की हाइट, जेंट्स की हाइट 175 है या 165 है, 165 सेंटीमीटर है, और 165 सेंटीमीटर में से आपने अगर एक्चुअल बॉडी वेट चाहिए उसका, तो 105 माइनस कर दीजिए, तो कितना होगा? नहीं, 100 माइनस कर दीजिए, तो 65 उसका बॉडी वेट, एक्चुअल बॉडी वेट माना जाएगा। और अगर कोई लेडीज है तो उसमें से 165 में से 105 माइनस कर दीजिए, तो उसका एक्चुअल बॉडी वेट 65 माना जाएगा। तो इसको भी आप आराम से निकाल सकते हैं। अब अगर आपका बीएमआई ज्यादा बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना है? जी, आपको कुछ चीजें करनी है, लिख लीजिए क्या क्या करना है अगर आपका बीएमआई बढ़ा हुआ आता है। जी, हम सभी को बता रहा हूं। ठीक है, आप कुछ को लैब इन्वेस्टिगेशन करानी है। ठीक है, लैब इन्वेस्टिगेशन करानी है, कौन कौन सी करानी है? जी, आपको लिपिड प्रोफाइल कराना है, लिख लीजिए। आपको लिपिड प्रोफाइल कराना है। जिनकी भी बीएमआई ज्यादा आएगी, आप एज ए डॉक्टर हो या कोई भी हेल्थ रिलेटेड कोई भी आपकी काम कर रहे हो, तो जिनका भी बीएमआई निकल के आता है तो उनका लिपिड प्रोफाइल कराएंगे तो गड़बड़ आएगा। ब्लड ग्लूकोज बहुत ज्यादा जरूरी कराना है, फास्टिंग या लंच के बाद, मतलब खाने के बाद या खाने से पहले। ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा जरूरी है उनका चेकअप होना। तो जिनका भी बीएमआई बहुत ज्यादा हैवी होता है, 25-30 के करीब हो जाता है, तो उनको ध्यान देखना है किस चीज पे? जी, इन चीजों पे, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड ग्लूकोज और ब्लड प्रेशर, हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना है उन्हें। ठीक है, चलिए आयुर्वेदिक में क्या कर रहे हैं हम इसमें? आपको किसी आयुर्वेदिक फिजिशियन से आपको मिल करके कुछ तरीके हैं, उसमें फास्टिंग कराते हैं या कुछ ओरल चीजें कराते हैं, आम पाचन कराते हैं, रुक्षा उद्वर्तन कराते हैं। ठीक है, और आपकी डाइट में बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, आपको खाने के लिए सलाद बहुत ज्यादा यूज कराते हैं। ठीक है, मेंटल वर्क आप कर सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ मेंटल एक्सरसाइज भी आपको बहुत ज्यादा जरूरी होती है ना। और और भी बहुत सारी चिकित्सा कराते हैं, लेकिन एज ए न्यूट्रिशन मैं आपको बताता हूं, इसको अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको फास्टिंग नहीं, शुरुआत आपको किससे करनी है? सबसे पहले आपको पहले दिन आपने फास्टिंग करनी है। फास्टिंग करने के लिए आपको क्या करना है? पहले दिन आपने फ्रूट्स और सलाद खाना है। ठीक है, सिर्फ केला, केला नहीं खाना है। ठीक है, पपीता नहीं खाना है, और जितने भी फ्रूट्स हैं, ठीक है, वो सारे खा सकते हैं आप। ठीक है, ज्यादा मीठा वाला आपको फल नहीं खाना है। ठीक है, सलाद खाना है। ठीक है, पानी कम से कम 2 लीटर के करीब आपको पानी पीना ही पीना है, 2 से 2.5 लीटर पानी पीना है। और सीएमडी अगर डाल लेते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो 2-2.5 लीटर, अगर 3 लीटर आप पानी पीते हैं सीएमडी डाल करके 20-25 बूंद, तो आपकी पहले दिन क्या होगी? क्लींजिंग होगी, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम ठीक होना शुरू हो जाएगा। पहले दिन ये काम करना है। दूसरे दिन आपको क्या काम करना है? दूसरे दिन आपको कुछ प्रोटीन्स डाइट लेनी है, और प्रोटीन्स डाइट्स में आपने अपने खाने को स्किप करना है, उस खाने को जिसके अंदर कैलोरी बहुत ज्यादा है।
बाकी कुछ भी खाना खा सकते हैं आप, सिर्फ आपको उन खाने को बंद करना है जिसके अंदर कैलोरी बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये जो चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, वमान विरेचन, ये किसी ना किसी डॉक्टर्स के संपर्क में आकर के आप ये चीजें करा सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बढ़िया जो दवाइयाँ इसमें लिखी हुई हैं, वो आप लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं। गुडुचि होता है, विदंगा होता है, मुस्ता होता है, सूठी होता है, सोंठ जिसको कहते हैं, आंवला होता है। ठीक है, दारू हल्दी होती है जिसको हम कुरकुमिन कहते हैं, गूगल होता है। ठीक है, तो ये जो है इसकी ड्रग है, मतलब इसकी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं कि आपके फैट को बर्न करने के लिए ये दवाइयां काम करती है। ठीक है, कुछ कंपाउंड भी मिलते हैं, जैसे मधुहर गूगल या इस तरीके की चीजें भी मिलती हैं। और अगर आप इन सारी चीजों को हटा दें, आपको क्या करें, आप सुबह ही खाली पेट उठें और 2 कैप्सूल विस्लिम के लें और विस्लिम टी लें। ठीक है, तो आपको कुछ इनके अंदर से कुछ हर्ब्स जो चाहिए थी वो हमें मिल जाएंगी। और आप जो है फिर उसके बाद कुछ चीजें क्या करें जी, आप स्प्राउट खा सकते हैं, आप फ्रूट्स खा सकते हैं। ठीक है, फिर दोपहर में आप खाना खा सकते हैं। पहले क्या करना है, सलाद खाना है ना। शाम के टाइम, शाम के टाइम ध्यान रखना है, शाम के टाइम खाना स्किप करके आप कम से कम 30 से 40 ग्राम, 30 ग्राम, कम से कम 30 से 40 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए। ठीक है, तो प्रोटीन विस्लिम शेक आप ले सकते हैं, विस्लिम शेक विस्लिम मिक्स को लेकर के आप ले सकते हैं। 2 कैप्सूल सुबह ही अगर आप खा लेते हैं विस्लिम के तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। नहीं तो आप एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है आपको, बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, ये बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है। कभी भी आप ये मत सोचिए कि मुझे जो है वजन बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज में करूं और उससे मुझे वजन कम करना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ आपका पसीना कम होगा, और पसीना मतलब जब पानी कम होगा तो आपको लगेगा मेरा वजन कम हो गया है, लेकिन वो वजन कम नहीं होता है। वजन का जो कारण है वो है आपका मेटाबॉलिक सिस्टम। ठीक है, तो मैंने अभी जो खाना आपको बताया, अगर उस तरीके से आप खाने को थोड़ा सा लें तो 100% आपका वेट जरूर कम होगा। ठीक है, और नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है, रेगुलर हैबिट बना लीजिए कि आपको मॉर्निंग वॉक करनी ही करनी है, 30 मिनट करनी है। बहुत सारी, वैसे तो हर जगह मिल जाता है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ या बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, तो 30 मिनट आप जहां पर भी हैं, ऑफिस में हैं, घर पे हैं, 30 मिनट रेगुलर आप रेगुलर चलिए। ठीक है, बैठिए मत। ठीक है, मेरे क्लिनिक पे बहुत सारे लोग जाते हैं, आप देखते भी होंगे। मैंने मेडिसिन जो रख रखी है, जो भी दवाइयाँ रख रखी है, वो अपने क्लिनिक मतलब अब अपनी कुर्सी से बहुत दूर जा करके रख रखी है, पीछे रख रखी है। तो मैं उठता हूँ, उठ करके जा करके वो दवाई देता हूँ। जितनी बार भी मेरे पास पेशेंट आता है तो मैं कभी भी, मेरे पास स्टाफ है, मैं कभी उससे नहीं कहता कि वो मुझे उठा करके दे दे। ठीक है, क्योंकि मुझे अपनी हैबिट खराब नहीं करनी, मुझे अपना शरीर खराब नहीं करना है। ठीक है, तो आपको भी जो भी टाइम मिले, आपको जितना भी टाइम मिले, आपको क्या करना है, वॉकिंग करनी है। नॉर्मल वॉकिंग आप कर सकते हैं। तो ये कुछ हैबिट हैं, आपको ये रखनी है। ठीक है, एक नॉर्मल नींद लेनी है आपको, रात की नींद बहुत बढ़िया होती है। आप टीवी या बहुत ज्यादा मोबाइल का सेवन उस टाइम ना करें, सेवन ही कहूंगा, क्योंकि आप कोई चीज देखते हैं, कोई चीज सूंघते हैं, वो भी सेवन है। ठीक है, कोई चीज देखते हैं वो भी सेवन है। ठीक है, कोई चीज खाते हैं वो भी सेवन है। और सेवन उतना ही करना चाहिए जितना हमारे शरीर की जरूरत होती है ना। तो टीवी वगैरह या मोबाइल वगैरह सोते टाइम, आपको अगर 9 बजे का टाइम है आपका सोने का, 10 बजे का टाइम है सोने का, तो 10 बजे आपका मोबाइल बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, मेरा तो बंद नहीं होता। ठीक है, सारी रात खुला रहता है, लेकिन ठीक है, मोबाइल नहीं देखता हूँ, है ना। तो अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग, बिल्कुल बंद कर दीजिए, अभी बंद कर दीजिए। क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारा टॉक्सिन्स हमारे वातावरण से ले रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां हम अपने खाने से ले रहे हैं। ठीक है, और उल्टा जो कुछ जा रहा है वो तो जा ही रहा है, फ्री रेडिकल्स जो जा रहे हैं वो तो जा ही रहे हैं। उसके अलावा आप और बहुत ज्यादा स्मोकिंग एक्स्ट्रा ले रहे हैं।
अल्कोहल एक्स्ट्रा ले रहे हैं, आपका लीवर पहले से ही काम नहीं कर रहा है, अल्कोहल लेकर के उसके ऊपर और दबाव डाल दिया आपने। आपके फेफड़े पूरे, जो लंग्स हैं प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, ऊपर से आपने स्मोकिंग लेना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? 100% आप जो है, आप इतना सुंदर कुदरत ने शरीर बनाया है, ये खराब हो जाएगा, है ना? तो अवॉइड स्लीपिंग जस्ट आफ्टर मील्स, कोशिश कीजिए खाना खाने के तुरंत बाद मत सोए। ठीक है। और एक बहुत अच्छी कहावत है आयुर्वेद के अंदर कि खाना खाने के बाद कम से कम 100 कदम तो जरूर चले। ठीक है, वैसे तो 1,000 कदम चलने चाहिए, खाना खाने के बाद 100 कदम तो जरूर चले। अगर ये काम करेंगे तो आपकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी होगी, आपके लीवर के ऊपर से प्रेशर कम होगा, आपके अमाशय जो है उसको पचाने का काम करेगा। दूसरा, 1/3 हिस्सा, अपने अमाशय का 1/3 हिस्सा आपको खाली रखना होता है। अगर आपका वेट भी ठीक है तब भी आपको खाली रखना होता है। डूज क्या करना है? एक लो फैट एंड लो कैलोरी फूड खाना है। हमेशा जो भी खाइए उस पे देखिए कि ये फैट वाला खाना है, कैलोरी इसके अंदर कितनी है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है फेसबुक पे। ठीक है, बहुत सारी चीजें बनाई हुई है, किस चीज के अंदर कितनी कैलोरी होती है, आप वहां पर जा करके उन वीडियो को देखिए। बहुत कुछ है सीखने के लिए, है ना? टेक मोर प्रोटीन्स टू स्टे लोंगर विदाउट फूड फूड, यानी कि एक ऐसा प्रोटीन आपको चाहिए जो एक्स्ट्रा फूड ना खाना पड़े, एक्स्ट्रा कैलोरी ना लेनी पड़े, लेकिन आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन चला जाए। स्टीम्ड एंड बॉइल्ड एंड बेक्ड वेजिटेबल लेनी चाहिए। ठीक, कभी भी फ्राइड, मतलब फ्राई की हुई खाना आपको नहीं खाना है, वेजिटेबल्स नहीं लेनी है। ठीक है, छोटा छोटा खाना खाइए, भर के मत खाइए कि ऊपर तक, यहां तक भर के कभी नहीं खाना है ना? तो आपको क्या करना है? ड्रिंक स्किम्ड मिल्क इंस्टेंट ऑफ होल मिल्क, ये ध्यान रखना है। टेक हेल्दी फूड सच ए ओट मील, लिख लीजिए आप इनको अपने खाने के अंदर। ठीक है, सारी चीजें जरूरी नहीं आपको विस्लिम शेक से ही लेनी है, आपको अपनी डाइट के अंदर ये सारी चीजें रखनी है, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में ठीक रहना है। ठीक है, आपको वेट मैनेज भी करना है। अगर मान लीजिए अगर मेरा वेट नॉर्मल है तो 79 है, तो 79 है, ठीक है, उसको मुझे 79 तक मेंटेन करके रखना है ना? तो ओट मील ले सकते हैं, वैलनट्स ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं, बीटर गार्ड ले सकते हैं जिसको हम करेला कहते हैं। ठीक है, सिंगरू ले सकते हैं, बरेली ले सकते हैं, वीट ले सकते हैं, ग्रीन ग्राम ले सकते हैं, मूंग की दाल कहते हैं। ठीक है, हनी ले सकते हैं, कम मात्रा में हनी लेना है। ठीक है, मीठा मीठा होता है। ठीक है, और आंवला ले सकते हैं, इंडियन गोस्ट बेरीज में कहा गया है। पोमीग्रेनेट अनार ले सकते हैं। ठीक है, स्नेक गार्ड ले सकते हैं, स्किम्ड बटर मिल्क ले सकते हैं। इंक्लूड कैबेज इन डेली मील, इट विल स्टॉप द कन्वर्सन ऑफ सुगर्स टू फैट। आपको ध्यान रखना है कि आपको सुगर्स वाली चीजें नहीं लेनी है। गर्म पानी, हल्का निवाया पानी आप ले सकते हैं, वार्म वाटर, ज्यादा तेज गर्म नहीं, हल्का निवाया पानी। इंक्लूड लेमन इन डाइट एंड ड्रिंक, आपको लेमन जरूर लेना है, क्योंकि विटामिन सी जितना आप बॉडी के अंदर लोगे उतने फ्री रेडिकल्स कम होंगे, है ना? तो विटामिन सी बहुत ज्यादा जरूरी है। डोंट्स, हाई कार्बोहाइड्रेट जो वेजिटेबल्स हैं, लाइक पोटैटो, मतलब आपका राइस, ये सारी चीजें नहीं लेनी है। सुगरी ऑफ स्वीट प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं, फ्राइड एंड ऑयली फास्ट फूड नहीं लेना है। ठीक है, सॉल्ट इंटेक कम करना है। ठीक है, हाइपरटेंशन, दूसरी बीमारी हाइपरटेंशन, STN और HT, हाइपरटेंशन। ठीक है, ये क्या है? ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर जिसको हम कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर इज ए लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर, अगर हाई ब्लड प्रेशर रहता है 140 से 150 के करीब, आपका रेगुलर ब्लड प्रेशर रह रहा है, तो आने वाले टाइम में आपको जो मेडिकल कंडीशन में ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है, यानी कि आपकी आर्टरी जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो हाइपरटेंशन ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, अबाउट 90 टू 95 केस आर प्राइमरी, शुरुआत के तौर में लगभग 95% लोग, 95% लोग जो है प्राइमरी केस में आते हैं। ठीक है, और हाई ब्लड प्रेशर ड्यू टू नॉन स्पेसिफिक लाइफस्टाइल एंड जेनेटिक फैक्टर, यानी कि लाइफस्टाइल डिजीज या लाइफस्टाइल फैक्टर हो सकता है उसके अंदर। ठीक है,
और बहुत ज्यादा डाइट साल्ट लेते हैं अपने खाने के अंदर, जो है साल्ट की मात्रा ज्यादा बढ़ाते हैं। ठीक है। बॉडी वेट बहुत ज्यादा होता है, स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, अल्कोहलिक बहुत ज्यादा होते हैं। 5 से 10 केस होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं जो कैटेगराइज्ड होते हैं सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर में। ठीक है जी। ये आइडेंटिफाइड केसेस होते हैं। क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकती है इनको। ठीक है। इनकी किडनी जो है छोटी हो सकती है, या इनकी आर्टरी जो है कहीं ना कहीं नैरो हो जाती है। इंडोक्राइन डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने बताया है हमारी बॉडी जो है अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग काम करते हैं, तो इंडोक्राइन सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। ठीक है। तो बर्थ कंट्रोल पिल्स बहुत ज्यादा लेडीज लेती हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है। फॉर मोस्ट एडल्ट नॉर्मल ब्लड प्रेशर एट रेस्ट इन, मतलब आराम करने के बाद अगर आपका 100 से 130 मरकरी वाले, अगर उससे आप चेक करें बीपी, ठीक है, तो इतना रहता है तो नॉर्मल है। ठीक है। और 60 से 80 डेस्टोलिक जो है, नीचे का जो बीपी है 60 से 80, और ऊपर का 100 से 130 तक। ठीक है। सिस्टोलिक 100 से 130, और डायस्टोलिक 60 से 80 तक नॉर्मल रहता है। फॉर मोस्ट एडल्ट हाई ब्लड प्रेशर इज प्रेजेंट इफ द रेस्टिंग ब्लड प्रेशर इज प्रेजेंटली एट और अबव 130 और 80, 140 और 90। ठीक है। तो 140 और 90 में क्या अंतर आया जी? 140 और 90 में आया, ये प्राइमरी कैटेगरी में आपका जी चला गया। यानी कि अब जो है आपकी किडनी के ऊपर असर आना शुरू हो गया। और जब किडनी के ऊपर असर आना शुरू हो गया, अगर इसी तरीके से बढ़ता रहता है, तो धीरे 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 आपका जी स्टेज 1 से लेकर के हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 2 पे आप चले जाते हो, जब भी 140 से ऊपर बीपी होना शुरू होता है। इसको बड़े आराम से कुछ चीजें हैं जैसे प्राणायाम है। ठीक है। प्राणायाम इसमें बहुत बढ़िया काम करता है। जब भी आपको लगे कि मेरा बीपी बहुत ज्यादा शूट अप हो रहा है, मुझे हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, तो आराम से बैठिए और गहरी लंबी सांस लीजिए। कुछ देर, कुछ सेकंड रोकिए और फिर उसको एक्सहेल कर दीजिए, इनहेल और एक्सहेल। ठीक है। ये बहुत कामयाब तरीका है आपके बीपी को शांत करने का, एकदम से कंट्रोल करने का। ठीक है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस जब होता है वो 180 से ऊपर होता है, और इसमें नीचे का बीपी 120 से अगर ऊपर होता है, ठीक है, तो ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहलाता है। ठीक है। तो इसका बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अब इसमें हम थोड़ा सा और चेंज करेंगे जी। इसको आप जरूर लिखिएगा, ये बहुत काम का है आपके लिए जी। आयुर्वेदा के अनुसार हाइपरटेंशन जो है जो नॉर्मली त्रिदोष प्रकोपक है, यानी कि 3 दोषों की वजह से होता है। मनक्षोभ यानी कि आपका मन दुखी है उसकी वजह से। कफ या मेद की वृद्धि, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो है फैट बन जाता है, कफ ज्यादा हो जाता है उसकी वजह से। या आपकी जो धमनियों में स्थान संश्रय, यानी कि आपकी जो नसें हैं, आर्टरी हैं, जहां से ब्लड विजल्स जिसको हम कहते हैं, जो खून को ले जाने का काम करती है, वो श्रिंक हो जाती हैं। ठीक है। आगे की नस कोई अवरोध हो जाती है, मार्गावरोध, यानी कि जहां से ब्लड जा रहा है वो नस ब्लॉक हो जाती है। ठीक है। फिर वात प्रकोप, व्यान वायु का प्रकोप प्रकोप। ठीक है। व्यान वायु द्वारा रक्त के साथ मिलकर, ठीक है, रक्त संवहन की मिथ्या गति, यानी कि धीरे धीरे जब चलेगा तब जाकर के रक्तगत वात, यानी कि उच्च रक्तचाप होगा। तो आप देखिए, ये पूरा लिख लीजिए आप। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नॉर्मली कारण शुरुआत निदान सेवन से होता है त्रिदोष प्रकोपक, यानी कि सबसे पहले हमें 3 दोष वात पित्त कफ को कंट्रोल करना होता है। ठीक है। अगर हम इसको उल्टा लेकर के चले तो वात पित्त कफ को कंट्रोल हमें करना होता है। ठीक है। कारण क्या है, किस वजह से होता है? अगर हमारा वात पित्त कफ गड़बड़ है तो हमारे मन के अंदर क्षोभ होता है, यानी कि दुखी होता है, या किसी कारण से स्ट्रेस से। ठीक है। उसके बाद कफ और मेद बनना शुरू होता है। आपने देखा होगा जब भी आप दुखी होते हो तो आप जो है स्थिर होना शुरू हो जाते हो।
ठीक है। धीरे 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 स्थिर होना शुरू हो जाते हैं, आपको थकान बहुत रहना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर कफ और मेद की वृद्धि हो जाती है। उसी के द्वारा धमनियां जो खून को ले जाने का काम करती हैं, उन वो धीरे 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 संकुचित होना शुरू हो जाती है, और वो कफ और मेद कहीं ना कहीं मार्ग यानी कि अवरोध कर देता है उस खून को ले जाने वाले मार्ग। और फिर हमारा वात प्रकोप बढ़ता है। किसी भी कारण से वात अगर हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, तो वो खून के साथ मिलकर, ठीक है, वो हमारा बीपी बढ़ा देता है। ठीक है। तो अब कोज देखते हैं, कारण क्या है। हैवी ऑयली एसिडिक, ये अगर खाते हैं, ठीक है, एक्सेसिव ईटिंग, ज्यादा खाना, अल्कोहल इंटेक, एसिटिक या हॉट पोटेंसी फूड खाना, ठीक है, ज्यादा मीठा खाना, ठीक है, आपका दुख भरा लाइफस्टाइल, या आपका नॉर्मली जो लाइफस्टाइल है वो खराब वाला लाइफस्टाइल, डे स्लीप, दिन में सोना, स्मोकिंग, ये सब कारण है हाइपरटेंशन बढ़ाने के लिए। ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, शोधन क्या है? सिंपल सी बात, वात पित्त कफ को कंट्रोल करना है। तो आप लिख लीजिए इसमें। ठीक है। ये तो पूरा अलग तरीके से है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। इसमें लिखा हुआ है, देख लीजिए आप एक बार। अर्जुन, सर्पगंधा, भृंगराज, जटमासी, शंखपुष्पी, पुनर्नवा, लहसुन, रुद्राक्ष, गुड़ची, शतावरी। ठीक है। ये सिंगल हर्ब्स है। अब ये लिखिए, आप मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए कि हमारे किस प्रोडक्ट्स के अंदर अर्जुन है। फाट फाट फास्ट फास्ट जल्दी से। ठीक है, जल्दी से बताइए। ठीक है। किस के अंदर सर्पगंधा है, और किसके अंदर पुनर्नवा है, किसके अंदर लहसुन है, और कहाँ शतावरी है? ये प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। बिल्कुल है। ठीक है। अर्जुन की छाल जो है मिलती है हमें प्रोकार्ड से मिलती है। ठीक है। सर्पगंधा हमें जो एनर्जी बूस्टर है उससे मिलता है। ठीक है। पुनर्नवा हमारे लीवर हेल्थ के अंदर है, लहसुन हमारे प्रोकार्ड के अंदर है, और शतावरी हमारे पास है ही। ठीक है। तो अब ये सारी चीजें हमें लेनी है। ठीक है। अब ये रेगुलर अगर हम लेते हैं तो हमारे वात पित्त कफ कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ हमें पित्त को कंट्रोल करने के लिए टॉक्सक्लीन, टॉक्सक्लीन बहुत बढ़िया काम करता है इसमें। खाना खाने से पहले सुबह शाम अगर आप लेते हैं, और जी, योगा आसन करने हैं, सुखासन करना है, शवासन करना है, कोबरा पोज। ठीक है। नॉर्मल आपको जिसका भी बीपी बढ़ता हो उसको बहुत ज्यादा हैवी, आज के टाइम की मैं बात बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। उसको सिंपल सा, सिंपल कुछ योग करने हैं। योग क्या करने हैं? चाइल्ड पोज, सुखासन, बलासन, ठीक है, शवासन, कोबरा पोज या ब्रिज पोज, अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ज्यादा जरूरी है, भ्रामरी प्राणायाम बहुत ज्यादा जरूरी है, शीतली प्राणायाम बहुत ज्यादा जरूरी है, शीतकरी प्राणायाम, ओम चैंटिंग कर सकते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें हैं। फिर चलिए, अब लास्ट का जो मेन टॉपिक है वो है डायबिटीज। ठीक है। डायबिटीज के बारे में मैंने इसका पूरा का पूरा बहुत अच्छे तरीके से वीडियो लगभग 30 मिनट के करीब की है। क्योंकि डायबिटीज अपने आप में एक बीमारी के साथ साथ, जैसे ओबिसिटी है, इसी तरीके से डायबिटीज भी बहुत सारी बीमारियों का घर है ना। तो उसके लिए एक वीडियो बनाई हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप जा करके देख सकते हैं कि आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है। उसका चैप्टर नंबर 15, ठीक है, उसमें डायबिटीज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया। अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं डायबिटिक हूँ, प्री डायबिटिक हूँ, या डायबिटिक में आने वाला हूँ। ठीक है। तो वो सारी चीजें वहां पर भी आपको बताई गई है। बस ध्यान ये देना है। ये डायबिटीज क्या होती है? ये डायबिटीज ये होती है कि आपका इंसुलिन प्रॉपर तरीके से अगर पैनक्रियाज नहीं स्रावित कर रहा है, तो आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ठीक है। और उसकी वजह से आपकी नसें, नर्वस सिस्टम, चाहे आईज हो, चाहे आंखें हो आपकी, चाहे किडनी हो, चाहे अदर ऑर्गन्स हो, इन सब ऑर्गन्स पे असर डालना शुरू कर देता है ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज। ठीक है दोस्तों। तो ये मेन चीज है जी। देयर आर ए फ्यू डिफरेंट टाइप ऑफ डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज आप सब जानते हैं, ऑटोइम्यून डिजीज है। ये छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक हो सकती है। ठीक है। और टाइप 2 डायबिटीज, ये जो है टाइप 2 डायबिटीज, ज्यादातर जो पेशेंट होते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज के होते हैं। ये ब्लड शुगर इज हायर देन नॉर्मल, बट इट इज नॉट
हाई इनफ फॉर ए डायग्नोसिस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। नॉर्मली ये गैस्ट्राइनल डायबिटीज इज हाई ब्लड शुगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान हो सकती है। इंसुलिन ब्लॉकिंग हो सकता है, कुछ हार्मोन्स इस तरीके से गड़बड़ हो जाए तब हो सकती है। प्री डायबिटिक हो सकती हैं, आप एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा लेना शुरू कर दें तो बहुत ग्लूकोज मात्रा में, किसी भी मात्रा में तो भी हो सकती है। आप इसको स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। मीनिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। सिव ये इसमें लिखा हुआ है। सीवियर ग्लेशियमिया, हाइपोग्लाइसेमिया नॉर्मल, हाई टेक एक्शन, यानी कि 200 से ऊपर होते ही आपको बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा, 200 से ऊपर होते ही, ठीक है। तो मेटाबॉलिक सिस्टम होना शुरू हो जाएगा, उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। HbA1c का भी यही है, एक्सीलेंट 4 से 6 तक एक्सीलेंट होती है, 7 से 8 तक ठीक ही रहती है। लेकिन पुअर डायबिटीज जो होती है 9 से ऊपर, ठीक है, आपका सिस्टम बहुत ज्यादा गड़बड़ हो चुका है, इसको आप बहुत ज्यादा सीरियस ले, ठीक है। गुड़ में ही, लेकिन ध्यान यही रखना है आपको 6 से ऊपर इसको नहीं जाने देना है, HbA1c को। ये पिछले 3 महीने का आपका पैराग्राफ होता है ब्लड शुगर लेवल का, ठीक है। आयुर्वेदा के अंदर क्या है जी, हनी लाइक स्वीट, यूरिन इज कार्ड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोशिश करनी है शुगर को कम लें, ठीक है। शुगर ना ले, ठीक है, बहुत मतलब नाम मात्र के बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें लेनी है, ठीक है, जिससे आपके शुगर को कंट्रोल हो और ब्लड के अंदर शुगर कंट्रोल हो, ठीक है। क्या लेना है, ऐसी चीजें जैसे फाइबर, ठीक है, सिंघाड़ा, आंवला, ठीक है, लवणा, रसन, ठीक है। उसके साथ साथ जी, व्यायाम बहुत ज्यादा जरूरी है, व्यायाम। तो नॉर्मली घूमना बहुत ज्यादा बढ़िया काम करता है इसमें, और उसके साथ साथ जो है मेन, जैसे आंवला इसमें बताया है, फाइबर इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया है, और इसमें लवणा यानी कि साल्ट बताया है, तो CMD बहुत बढ़िया काम करता है इसमें। क्योंकि CMD के अंदर क्या होता है, उसके अंदर कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमारी पेनक्रियाज को एक्टिव करते हैं, ठीक है। तो इसका सेलेनियम उसके अंदर होता है, क्रोमियम उसके अंदर होता है, तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो आपको क्या लेना है, शुगर पेशेंट को जी, CMD लेना है, ग्लूको हेल्थ लेना है, और प्रोटीन लेना है, ठीक है। आपको कैसे पता चले कि हमें शुगर है, बार बार यूरिन आ रहा है, आपको भूख बार बार लग रही है, ठीक है, आपको बार बार प्यास लग रही है, ठीक है, आप बार बार यूरिन जा रहे हो, आपका जो है टायर्डनेस आपको रह रहा है, आपका वजन बहुत ज्यादा कम हो रहा है, ठीक है, आपका कोई जख्म नहीं जल्दी भर रहा है, ठीक है, आपको देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पर आपको सूजन आ रही है, ग्लैंस पेनिस के अंदर सूजन आ रही है, ठीक है, तो ये डायबिटीज मेलिटस हो सकता है, तो इसका ध्यान रखना है। बर्निंग सेंसेशन, न्यूरोपैथी हो सकता है, तो पैरों में झंझनाहट हो जाती है, ठीक है, और गैंग्रीन हो सकता है ना जी। जनरल डायबिलिटी, ठीक है, रेटिनोपैथी, आंखों की रेटिना का सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। नेप्रोपैथी यानी कि किडनी डिजीज हो सकती है, किडनी डिजीज हो सकती है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन कैसे करें, डिजीज स्पेसिफिक मेजरमेंट ऑफ द प्लाज्मा ग्लूकोज, रैंडम ब्लड शुगर, RBS, FBS, फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट PP और BS, यूरिन रूटीन करा सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, HbA1c और लिपिड प्रोफाइल, ये आपको किडनी के लिए कराना होता है। प्रिवेंशन क्या करनी है, वही योगा करना है आपको, कुछ ऐसे खाने खाने हैं जिसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा हो, फाइबर आप ले सकते हैं। आपको क्या करना है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको लेनी है। दिनचर्या कैसी है, नॉर्मली सीजनल जो फ्रूट्स होते हैं वो तो खाइए ही खाइए, रेगुलर एक्सरसाइज आप कीजिए, ठीक है। वॉकिंग बहुत ज्यादा बढ़िया काम करती है इसमें। और आंवला रसायन इसमें आयुर्वेद के अंदर बहुत ज्यादा बताया है, तो विटामिन C अच्छी मात्रा में आप जरूर लें, आंवला जरूर लें, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन है इसके अंदर कि शुगर और शुगर प्रोडक्ट्स ना लें, फ्राइड फूड ना लें, डेयरी फूड ना लें, ठीक है। और वाइन ना लें, ठीक है। ऑयल बहुत ज्यादा मात्रा में ना लें, ठीक है। मिल्क, शुगर कैन प्रोडक्ट्स ना लें, केक्स मत लें, मीट
डोमेस्टिक एंड एक्वेटिक एनिमल्स से ना लें। अवॉइडेंस ऑफ डे स्लीप, कोशिश करें कि दिन में ना सोएं। ठीक है। ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया है। सीएमडी लेना है, ग्लूको हेल्थ लेना है, और साथ में आंवला लेना है, और प्रोटीन लेना है, या स्पैरना ले सकते हैं प्रोटीन की जगह। ठीक है। चलिए, आंवला में इसमें बता ही दिया है, टर्मरिक बताया है इसमें। ठीक है। मेथी बताया है, विजय सार बताया है, करेला बताया है। तो ये जो मेन चीज है, ये सब आपके ग्लूको हेल्थ के अंदर आपको मिल जाता है। ठीक है। त्रिफला, चंद प्रभावती, सुधा शिलाजीत, फलतिक। ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। अभी आपके कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, अभी हमारे पास 8 से 10 मिनट हैं, आप पूछ सकते हैं। राजीव जी, बड़े सुंदर लग रहे हो आप। चलिए, थैंक यू। जी अरविंद जी। हाँ सर, एक दो एक बच्चे में मतलब देख रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं सर, प्लेटलेट्स। जी जी जी। मतलब मेरे ब्रदर इन लॉ की लड़की है, जी उसको लास्ट मतलब वॉमिटिंग जो हुआ था ब्लड का हुआ था, और उसके बाद प्लेटलेट्स बहुत डाउन हुआ, बाकी सब चेक कराया कहीं कुछ मिला नहीं। जी तो आईटीपी करके या आईटीसी करके ये होता है, तो डॉक्टर ने बताया है ऐसा कुछ। जी 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 जी। तो इसमें होता क्या है सर? एक्चुअली क्या होता है, हमारी जो प्लेटलेट्स बनती हैं वो हमारी बोन मैरो के अंदर बनती हैं, रीढ़ की हड्डी के अंदर। सबसे ज्यादा बोन मैरो रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है, वैसे तो हर हड्डी के अंदर बोन मैरो मिलती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये फैक्ट्री होती है हमारे ब्लड सेल्स की, आरबीसी, हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स की। तो कुछ पेशेंटों को, कुछ लोगों को क्या होता है कि यहाँ पर ये फैक्ट्री किसी कारण की वजह से, चाहे कैंसरिक हो सकता है, चाहे कोई और डिजीज हो सकती है, बहुत सारी डिजीज होती हैं, सिर्फ एक डिजीज नहीं है। तो इस उसकी वजह से क्या होता है कि वहां पर वो सेल्स बनना बंद हो जाती है। जब वो सेल्स बनना बंद हो जाती है, तो नॉर्मल सी बात है, प्लेटलेट वहां से बनना बंद होगी, फैक्ट्री से बनना बंद हो गई, तो ब्लड के अंदर कहाँ से आएगी। तो इसमें सबसे जो ज्यादा काम करता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इससे ग्रसित था, मेरी प्लेटलेट 25 से 30 हजार रहती थी। ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट जरूर कर सकता हूँ। तो इसमें एज कितनी है उसके बच्चे की? 12 साल है सर। 12 साल। तो उसको एक तो विटामिन सी प्रचुर मात्रा में दे, एक कोलेस्ट्रॉम बहुत ज्यादा मात्रा में, थोड़ा ध्यान रखें। डॉक्टर्स ने जो प्लेटलेट्स की उसमें जो दवाइयाँ चला रखी उसमें स्टेरॉइड ना चलाया हो, क्योंकि मुझे किसी डॉक्टर ने स्टेरॉइड बहुत ज्यादा मात्रा में दे दिया था, उसी वजह से जो है मेरी प्लेटलेट्स डाउन हुई थी। और इसका ट्रीटमेंट भी स्टेरॉइड ही देते हैं, इसके अलावा कोई और ट्रीटमेंट इसका नहीं होता है। तो स्टेरॉइड ना दे करके आप आयुर्वेद की तरफ आए, तो उसमें कोलेस्ट्रम अच्छी मात्रा में, विटामिन सी अच्छी मात्रा में अगर आप देंगे, तो धीरे 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 उसका जो है प्लेटलेट्स अपने आप नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। दूसरा, उसके खान पान में बहुत ज्यादा ध्यान रखें। कोई भी फास्ट फूड, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ भी इस तरीके की चीजें नहीं लेनी है। फीवर, इसमें थोड़ा सा फीवर, हल्का हल्का फीवर रहता है, बॉडी के अंदर पेन रहता है। तो उसको जब भी ऐसा महसूस हो तो उसे रेस्ट कराएं। जब भी वो रेस्ट करेगा, तो वो रेस्ट करके जब उठेगा तो उसकी प्लेटलेट्स अपने आप ही नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। तो ये विटामिन सी में आंवला दे या स्प्रे दे सर? ला दे सकते हैं, बहुत बढ़िया, आंवला सबसे अच्छा है। और कोलेस्ट्रॉल दो दो बार 3 बार देना है सर इसमें? 3 बार दिन में, को 4 बार भी दे सकते हैं। ओके सर। ठीक है सर। तो ये दें, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसमें इसका उसमें भुक्तभोगी हूं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि मेरी तो लगभग 1.5 से 2 साल मेरी प्लेटलेट 25 से 30 हजार के करीब रहती थी। ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट है, आयुर्वेद के अंदर है, एलोपैथी के अंदर कोई ट्रीटमेंट नहीं। स्टेरॉइड देते हैं, स्टेरॉइड धीरे धीरे आपके शरीर को ऐसी गर्त में धकेल देते हैं कि वो फिर वहां से निकलना भारी होता है। ओके सर।
और दूसरा सर, ये जो नॉर्मल रहता है क्या बोलता है, इचिंग का, बड़े लोगों को भी देखता है, या दांत वगैरह वो पूरे ये फोड़े जैसे हो जाते हैं, और उसका तो उसमें मतलब नॉर्मली उनको क्या दिया जाए, देखिए, बड़े लोग हैं तो? उसमें टॉक्सक्लीन और नीम काम करता है सबसे ज्यादा, एलोवेरा काम करता है सबसे ज्यादा, आंवला काम करता है। ये चार प्रोडक्ट्स हैं जो आप दे सकते हैं, खाना खाने से पहले दे सकते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या है, उनको जितना भी हो सके मॉइस्चर करें। मॉइस्चर मीन्स कि उनके खाने के अंदर धरत लें। धरत कहते हैं हम घी को। ठीक है। और घी अगर हम लेते हैं, जैसे राइस ब्रान ऑयल ले सकते हैं, चाहे आप जो है गाय का घी ले सकते हैं, तो वो जितना लेंगे तो उनकी स्किन के अंदर मॉइस्चर ज्यादा होगा। जितना मॉइस्चर ज्यादा होगा उतना जो है उनकी स्किन ज्यादा बढ़िया काम करेगी। दूसरा हमारा जो एक सोप आता है कॉम्प्लेक्सन बार, जैसा अभी सर्दी हो रही है, सर्दी में इचिंग की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है, तो कॉम्प्लेक्सन बार अगर लेंगे तो मॉइस्चर ज्यादा रहेगा। जितना हार्ड होगी स्किन और जितनी ड्राई होगी उतनी ये बीमारी ज्यादा बढ़ेगी। सर इसमें टॉक्सक्लीन, एलोवेरा, आमला और एक और क्या बताइए? टॉक्सक्लीन, एलोवेरा, आंवला और नीम। अगर उनको दर्द नहीं है तो नीम ले सकते हैं, अगर कहीं बॉडी के अंदर पेन है तो नीम रहने दें। ठीक है, ये तीन प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। ठीक है। ओके, टेक केयर। चलिए, और किसी का कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो कुछ? ओके। चलिए, मुझे लगता है सभी का क्वेश्चन पूरा हो चुका है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले फ्राइडे को, और आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और इसी तरीके से आप सीखते रहिए और स्वस्थ रहिए, लोगों को स्वस्थ कीजिए और सीखिए और सिखाइए। ठीक है। क्योंकि जितना सीखोगे उतना अच्छा है, और जितना सिखाओगे उतना अच्छा है। ठीक है, जितना सिखाओगे, क्योंकि मैं आपके लिए ये मीटिंग नहीं करता हूँ, ये मैं खुद के लिए मीटिंग करता हूँ। मैं इससे पहले सीखता हूँ और मैं खुद सीखता हूँ, है ना। जी, लिंक सेम रहेगा सर, हर फ्राइडे में यही लिंक रहेगा, तो आप इसमें आप आ सकते हैं। आपको किसी टॉपिक पे, स्पेशल किसी टॉपिक पे बात करनी हो, किसी कोई बीमारी के बारे में अगर आपको बात करनी हो, तो आप मुझे वो जरूर भेज दें। ठीक है। ताकि मैं उसके बारे में मैं अच्छे तरीके से आपसे बात कर सकूं। चलिए, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।